मुख गुहा के अंतिम अंग जीभ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। उसमें एक इंद्री घ्राणेंद्रिय होती है और दूसरी इंद्री स्वादेंद्रिय होती है, तीसरी इंद्री स्पर्शेंद्रिय होती है, चौथी दर्शनेंद्रिय और पांचवी आपकी श्रवणेंद्रिय होती है। तो आज हम स्वादेंद्रिय अर्थात जीभ की बात करेंगे। मानव जिह्वा, जिसे आप इंग्लिश में टंग के नाम से जानते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम उसी जिह्वा के बारे में और उसी महत्व के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह मनुष्य की जिह्वा का स्वरूप है, जो उल्टे वी के आकार में व्यवस्थित है। इस जिह्वा का अग्र छोर स्वतंत्र होता है, जबकि पश्च छोर मजबूत पेशीय जड़ों के द्वारा हाइआई अस्थि से जुड़ा होता है। हमारी जिह्वा मोटी और मांसल होती है और शरीर का यही एक ऐसा अंग है जिसमें अस्थि नहीं पाई जाती, बल्कि यह मजबूत मांसपेशियों के द्वारा ही बनी होती है। आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं, जिह्वा का महत्व क्या है। अगर मुख में जीभ न होती तो हम बोल न पाते। यह हमें आवाज देने में अर्थात बोलने में सहायता करती है। भोजन जो हमारे मुख गुहा में पहुंचता है, इसमें लार सानने में सहायता करती है। दांत में जो भोजन फंसा रहता है, उसको निकालने में सहायता करती है और साथ में जो भोजन लुगदी बन के तैयार हो जाता है, उसको निगलने में भी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त जीभ का अन्य स्तनियों में बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपने कभी विचार किया, कुत्ते जीभ निकाल करके बार बार हाँफते क्यों हैं? इसके भी पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। क्योंकि जब कुत्ते जीभ मुख से बाहर निकालते हैं तो इनके रक्त का परिसंचरण बहुत ही तीव्र गति से बढ़ जाता है, क्योंकि कुत्तों की जीभ में रक्त वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रक्त का संचार बढ़ने से इनके शरीर का संतुलन व्यवस्थित हो जाता है, तापमान शरीर का कम हो जाता है और ये अपने शरीर की गर्मी को कम कर पाते हैं। इसीलिए कुत्ते जीभ निकाल करके बार बार हाँफते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि स्वादेंद्रिय जीभ का प्रमुख कार्य बोलना तो है ही, साथ में हम जो भी खटरस भोजन करते हैं, उन रसों का स्वाद हमें इसी जीभ के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमारे जीभ में कई प्रकार की स्वाद कणिकाएं हैं। सबसे अग्रणी मीठा स्वाद ग्रहण करने वाली कणिकाएं, उसके ठीक ऊपर पार्श्व में नमकीन स्वाद ग्रहण करने वाली कणिकाएं और सबसे पश्चिम भाग के पार्श्व में कड़वा
से अंत में तीखा स्वाद ग्रहण करने की कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं जीभ में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के अंकुरों के द्वारा होती है। जीभ में 4 प्रकार के अंकुर होते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट और सर्कुमवैलेट। अगर फिलीफॉर्म को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस फिलीफॉर्म में स्वाद कलिकाएं नहीं होती, इसके अतिरिक्त फंगीफॉर्म, फॉलिएट और सर्कुमवैलेट में स्वाद कलिकाएं होती हैं। आपने कभी विचार किया कि जब आपको रसगुल्ला या जलेबी का नाम सामने आता है तो ऑर्डिनरी आपके मुख में पानी आने लगता है, क्योंकि सबसे अग्रभाग में मीठा स्वाद ग्रहण करने वाली कलिकाएं होती हैं। जैसे ही ऐसे पदार्थों का नाम सामने आता है, ये सक्रिय होकर के स्रावित होने लगती हैं, और जब ये स्रावित होने लगती हैं तो हमको उस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। अब जीभ तो आपने जान लिया। इस प्रकार से मुख गुहा के मैंने आपके 3 अंग बताए। पहला मैंने लार ग्रंथि बताई थी, दूसरा दांत के बारे में बताया था, आज मैं जीभ के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम मुख गुहा के आगे भोजन, मुख गुहा के अंत भाग में जहां से मुख गुहा जुड़ी होती है, एक की फनेल जैसी रचना होती है, जिसे हम ग्रसनी फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी 2 प्रकार की होती है, एक नासाग्रसनी होती है, एक मुख ग्रसनी होती है। नासाग्रसनी द्वारा श्वास ग्रहण होता है और मुख ग्रसनी द्वारा भोजन ग्रहण होता है। नासाग्रसनी से श्वास नली जुड़ी होती है, जबकि मुख ग्रसनी से ग्रास नली जुड़ी होती है। अब इनकी विधाता ने रचना भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाई है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों ग्रसनियां आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों में एक भेद है। ये जो ग्रसनी है यह कुल 13 सेमी आकार की है, और इसकी व्यवस्था देखिए कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन एक ग्रसनी पर पत्ती जैसी रचना है। इस पत्ती जैसी रचना को एपिग्लोटिस कहते हैं, घाटी ढापन। यह केवल तभी खुलता है जब भोजन ग्रहण करना होता है, बाकी बंद रहता है, जिससे कि श्वास ग्रहण करते समय कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो, श्वास अनवरत चलती है। अब देखें, जहां से मुख ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, उस ज्वाइंट स्थल को हलक कहते हैं, गिवलेट। और जहां से नासाग्रसनी श्वास नली से जुड़ी होती है, उसे कंठ द्वार कहते हैं। यही कंठ द्वार में ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है, और उसी गूंज के प्रभाव से हम में बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मुख गुहा में बना हुआ भोजन निवाले के रूप में तैयार होकर के जब ग्रसनी में पहुंचता है, ये घाटी ढापन नामक पत्ती जैसा अंग उठ जाता है, और वह निवाला हलक से होते हुए ग्रास नली में पहुंच जाता है। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी और 30 मिलीमीटर मोटी एक पाइप जैसी रचना है, जो ग्रसनी से होते हुए गले को पार करते हुए डायाफ्राम, क्योंकि छाती में एक पर्दा होता है जो छाती के अंग और पेट के अंग को अलग करता है, उसको पार करते हुए जा करके आमाशय से जुड़ जाते हैं।
इस प्रकार से हमारा निवाला ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति द्वारा होते हुए वह आमाशय में जाकर के स्टोर हो जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं, आहार नाल का ग्रास नली ही एक ऐसा अंग है जहां पे पाचन क्रिया नहीं हो। बाकी हर जगह कुछ न कुछ पाचन क्रिया होती है, कुछ न कुछ व्यवस्था होती है। इस प्रकार से भोजन जाकर के आमाशय अर्थात पेट में, स्टमच में इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने आपको आज के इस क्लास में जीभ के बारे में बताया और साथ में ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में बताया। इस प्रकार से मुख द्वार द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन पहले मुख गुहा में लुगदी में परिवर्तित होता, निवाले में बदलता है और निवाले में बदलने के लिए दांत, जीभ और लार ग्रंथियां अपना कार्य करती हैं। फिर जब निवाला बन के तैयार हो जाता है तो वह ग्रसनी द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है और फिर वह ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में जाकर के एकत्र हो जाता है। अगले दिन मैं आपको अब आमाशय के बारे में समझा